नमस्कार। एक नया देश, एक नई पहचान। 19वीं सदी में अमेरिका सिर्फ जमीन पर ही नहीं फैल रहा था, वो अपनी आत्मा भी खोज रहा था। और ये खोज सबसे ज्यादा हुई कागज के पन्नों पर। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, वे हमें उसी दिलचस्प कहानी में ले जा रहे हैं कि कैसे अमेरिकी साहित्य ने यूरोप की परछाई से निकलकर अपनी एक अलग दमदार आवाज पाई। मेरा मतलब है, ये सिर्फ लिखने पढ़ने की बात नहीं थी, ये एक तरह की बौद्धिक क्रांति थी। इससे पहले तक अमेरिकी साहित्य पर चर्च, समुदाय और सही गलत के पुराने नियमों का बड़ा असर था। लेकिन 19वीं सदी में अचानक से फोकस बदल गया। अब लोग बातें कर रहे थे अपनी आजादी की, अपने पैरों पर खड़े होने की, कुदरत से जुड़ने की और अपने निजी अनुभवों की। हाँ, ये अमेरिकी साहित्य के लिए एक नई सुबह जैसा था। बिल्कुल। और आज हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन यही समझना है कि ये नई सुबह आई कैसे। हम देखेंगे कि उस दौर का माहौल कैसा था, वो कौन सा बड़ा दार्शनिक आंदोलन था जिसने विचारों में आग लगा दी, और उस आंदोलन के दो सबसे बड़े नायक कौन थे, एमर्सन और थॉरो। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस नई उम्मीद और आशावाद के साथ साथ एक स्याह पहलू भी था जिसने इंसान के मन के अंधेरों को टटोला। तो चलिए उस दौर में चलते हैं। 19वीं सदी का अमेरिका। मेरे दिमाग में एक तस्वीर बनती है। देश पश्चिम की तरफ फैल रहा है, नई नई फैक्ट्रियां लग रही हैं और लोकतंत्र की बातें हो रही हैं। हाँ बिल्कुल। और स्रोत बताते हैं कि पुरानी कट्टर प्यूरिटन सोच की पकड़ ढीली पड़ रही थी। ऐसे में पूरा देश मानो खुद से एक सवाल पूछ रहा था, हम हैं कौन, हमारी अमेरिकी पहचान क्या है। आपने माहौल को बिल्कुल सही पकड़ा है, और इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए साहित्य एक लैब की तरह बन गया। ये सिर्फ मनोरंजन या कहानियां सुनाने का जरिया नहीं रहा, ये एक ऐसा मंच बन गया जहां लेखक नए नए विचार आजमा रहे थे, अपनी आत्मा की आवाज को कागज पर उतार रहे थे। वो एक नई राष्ट्रीय चेतना को गढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो साहित्य एक प्रयोगशाला बन गया, ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। अगर ये एक प्रयोगशाला थी, तो इसका सबसे बड़ा और सबसे मशहूर प्रयोग क्या था? यकीनन वो ट्रांसेंडेंटलिज्म ही होगा, है ना? हाँ, जाहिर है। स्रोतों में इस शब्द का बार बार जिक्र है, हालांकि सुनने में ये थोड़ा भारी भरकम लगता है। हाँ, थोड़ा मुश्किल है। पर इसके पीछे का आइडिया बहुत सीधा और कह सकते हैं क्रांतिकारी था। ट्रांसेंडेंटलिज्म उस दौर का सबसे बड़ा बौद्धिक आंदोलन था। इसकी कुछ बुनियादी मान्यताएं थीं। पहली, कि इंसान स्वभाव से बुरा नहीं बल्कि अच्छा है। दूसरी, कि दुनिया का सबसे बड़ा सच किताबों या चर्च में नहीं बल्कि प्रकृति में छिपा है। और तीसरी, और शायद सबसे अहम, कि समाज और परंपराओं से ज्यादा जरूरी व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा की आवाज है। एक मिनट, मतलब इंसान पैदाइशी तौर पर अच्छा है, बस समाज उसे बिगाड़ देता है? एक तरह से हाँ। और सच जानने के लिए हमें किसी गुरु या किताब की नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने या फिर किसी जंगल में जाने की जरूरत है। उस जमाने के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी बात रही होगी। बहुत बड़ी बात। ये संगठित धर्म, अंधी परंपराओं और पैसे के पीछे भागने वाली दुनिया को सीधी चुनौती थी। इसका निचोड़ था, जवाबों के लिए यूरोप की पुरानी संस्थाओं की तरफ मत देखो, अपने भीतर देखो, प्रकृति की ओर देखो। ये एक तरह से अमेरिका का अपना बौद्धिक स्वतंत्रता का घोषणा पत्र था। वाह, तो फिर इस घोषणा पत्र को लिखने और असल में जीने वाले लोग कौन थे? स्रोतों में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है रैल्फ वॉल्डो इमर्सन का। उन्हें इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण चेहरा बताया गया है। इमर्सन इस आंदोलन की नींव के पत्थर थे। वो एक दार्शनिक थे जिन्होंने इन विचारों को व्यवस्थित किया। उनका एक बहुत मशहूर निबंध है सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता। इसमें वो कहते हैं कि सबसे बड़ी हिम्मत है खुद पर भरोसा करना और उस भीड़ का हिस्सा ना बनना जो आपको अपनी तरह बनाना चाहती है। उनका मानना था कि हर इंसान के अंदर एक दैवी चिंगारी होती है और समाज अक्सर उस चिंगारी को बुझाने का काम करता है। अपने दिल की सुनो, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो। कुछ ऐसा ही संदेश था उनका। लेकिन इमर्सन का ये आत्मनिर्भरता का विचार आज के दौर में थोड़ा अकेला नहीं लगता? क्या हम समाज के बिना सच में आगे बढ़ सकते हैं? कहीं ये व्यक्तिवाद को कुछ ज्यादा ही बढ़ावा तो नहीं देता? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इस पर हम बाद में भी लौटेंगे जब हम इस आंदोलन की सीमाओं पर बात करेंगे। लेकिन इमर्सन के लिए सेल्फ रिलायंस का मतलब स्वार्थी होना नहीं था। इसका मतलब था अपनी असलियत को पहचानना,
ताकि आप दुनिया में अपना सबसे अच्छा योगदान दे सकें। उनका एक और मशहूर विचार प्रकृति से जुड़ा था। हाँ, उनके निबंध नेचर का भी जिक्र है। आत्मनिर्भरता की बात तो समझ आती है, लेकिन प्रकृति को लेकर इमर्सन का इतना गहरा लगाव क्यों था? क्या वो सिर्फ खूबसूरती की बात कर रहे थे या इसके पीछे कोई और गहरा मतलब था? बिल्कुल, ये सिर्फ खूबसूरती से कहीं ज्यादा था। उनके लिए प्रकृति ईश्वर का साक्षात रूप थी। वो मानते थे कि इंसान की आत्मा और प्रकृति की आत्मा गहराई से जुड़ी हुई हैं। जंगल या नदी उनके लिए सिर्फ देखने की चीजें नहीं थीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान पाने का जरिया थीं। तो एक तरह से वो कह रहे थे कि सच किताबों में नहीं बल्कि बाहर जंगलों और नदियों में मिलेगा। एकदम सही। और यहीं पर उन्होंने ओवरसोल की अवधारणा दी। ये एक सार्वभौमिक आत्मा या एक कॉस्मिक चेतना है जो हर जीवित चीज को, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे आपस में जोड़ती है। इस नजरिए से देखें तो हम सब एक ही विशाल ऊर्जा का हिस्सा हैं। इमर्सन ने इन विचारों के जरिए दर्शन को मुश्किल किताबों से निकालकर आम अमेरिकी की जिंदगी का हिस्सा बना दिया। इमर्सन ने तो विचार दिए, लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसने इन विचारों को जीकर दिखाया। जी। और उनका तरीका भी बड़ा अनोखा था। हम बात कर रहे हैं हेनरी डेविड थोरो की। स्रोत उनके 2 कामों पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं, वाल्डन और सिविल डिसोबीडियंस। थोरो का किरदार बहुत ही दिलचस्प है। वो सिर्फ विचारक नहीं थे, वो एक प्रयोगकर्ता थे। इमर्सन के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने एक अनूठा प्रयोग किया। वो शहर से दूर वाल्डन तालाब के किनारे जंगल में गए, अपने हाथों से एक छोटी सी कुटिया बनाई और 2 साल 2 महीने और 2 दिन वहीं रहे। मतलब वो सच में सब कुछ छोड़कर जंगल में रहने चले गए, सिर्फ ये देखने के लिए कि जिंदगी को सादगी से कैसे जिया जा सकता है। हाँ, और उन्होंने अपने इसी अनुभव पर वाल्डन किताब लिखी। वो ये साबित करना चाहते थे कि इंसान को असल में खुश रहने के लिए बहुत कम चीजों की जरूरत होती है। उनका मकसद था जिंदगी के गैर जरूरी तामझाम को हटाकर उसके असली मतलब को समझना। लेकिन थोरो का प्रभाव सिर्फ इस निजी प्रयोग तक सीमित नहीं रहा। यहीं पर एक ऐसा आइडिया आता है जो अमेरिका की सरहदों को पार करके पूरी दुनिया में फैल गया। आप सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा की बात कर रही हैं। बिल्कुल। ये सोचना ही कमाल है कि वाल्डन तालाब के किनारे उसी कुटिया में बैठे एक विचारक ने एक ऐसा निबंध लिखा जिसने 20वीं सदी में भारत की आज़ादी और अमेरिका में नागरिक अधिकारों की लड़ाई की नींव रख दी। हुआ ये था कि थोरो अमेरिकी सरकार द्वारा मेक्सिको के साथ किए जा रहे युद्ध और गुलामी की प्रथा से असहमत थे। इसके विरोध में उन्होंने टैक्स देने से इनकार कर दिया। और इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, है ना? हाँ, सिर्फ एक रात के लिए। लेकिन उस एक रात ने इतिहास बदल दिया। जेल से बाहर आकर उन्होंने अपना मशहूर निबंध लिखा। उनका तर्क सीधा था, अगर कोई सरकार अन्यायपूर्ण कानून बनाती है तो एक नागरिक का यह नैतिक कर्तव्य है कि वो उस कानून को मानने से इनकार कर दे। अपनी अंतरात्मा की आवाज सरकार के हुक्म से ऊपर है। और इसी विचार को बाद में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आधार बनाया और मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में अहिंसक आंदोलन के लिए इस्तेमाल किया। ये एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे साहित्य दुनिया को बदल सकता है। ये तो वाकई कमाल की बात है। तो ट्रांसेंडेंटलिज्म ने व्यक्ति, प्रकृति और अंतरात्मा की आवाज पर जोर दिया। लेकिन स्रोतों के मुताबिक कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी दौर में एक और बड़ा साहित्यिक आंदोलन चल रहा था, अमेरिकी स्वच्छंदतावाद। और ये यूरोप के स्वच्छंदतावाद से अलग था। ये अंतर क्या था? लोगों के पास प्रेरणा के लिए हजारों साल पुराने महल, खंडहर और एक गहरा इतिहास था। उनकी कहानियों में अक्सर अतीत की गूंज सुनाई देती थी। अच्छा। लेकिन अमेरिकी लेखकों के पास ये सब नहीं था। उनके पास क्या था? अंतहीन विशाल अनछुआ जंगली इलाका, जंगल, पहाड़, नदियां और मैदान। हाँ, तो उन्होंने इसी को अपनी कहानियों का केंद्र बना लिया। उन्होंने इस विशाल परिदृश्य को इंसानी मन और आत्मा के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया। उनकी कहानियों का हीरो अक्सर एक अकेला इंसान होता था जो समाज से दूर प्रकृति की गोद में अपनी पहचान खोज रहा है, अपने अंदर के नैतिक संघर्षों से जूझ रहा है। तो जहां यूरोपीय स्वच्छंदतावाद इतिहास में झांक रहा था, वहीं अमेरिकी स्वच्छंदतावाद इंसान के मनोविज्ञान की गहराइयों में उतर रहा था। जी। और यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। इस स्वच्छंदतावाद का एक स्याह पक्ष भी था, जिसे स्रोत डार्क रोमांटिसिज्म कहते हैं। इसमें नथानियल हॉथॉर्न, एडगर एलन पो और हरमन मिलवेल जैसे लेखकों का नाम आता है। ये ट्रांसेंडेंटलिज्म के आशावाद से तो बिल्कुल उल्टा लगता है। बिल्कुल। डार्क रोमांटिक्स एक तरह से ट्रांसेंडेंटलिस्टों को जवाब दे रहे थे।
उनका मानना था कि एमर्सन और थॉरो जैसे लोग इंसान के स्वभाव को लेकर कुछ ज्यादा ही आशावादी हैं। वो इस बात से सहमत नहीं थे कि इंसान सिर्फ अच्छा है और उसके अंदर दैवीय चिंगारी है। मतलब अगर ट्रांसेंडेंटलिस्ट इंसान को एक चमकता हुआ सितारा मानते थे, तो डार्क रोमांटिक्स कह रहे थे कि रुको, उस सितारे के अंदर एक ब्लैक होल भी है। हाँ, ये कहने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। वो उसी ब्लैक होल की पड़ताल कर रहे थे। पाप, अपराध बोध, पागलपन, बुराई और इंसान के मन के वो अंधेरे कोने जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। हॉथॉर्न की कहानियों में छिपा हुआ पाप और अपराध बोध है। पो की कविताओं में मौत और दीवानगी का खौफ है। तो मेलविल के उपन्यास मूवी डिक में जुनून और बदला लेने की सनक है। सही। तो ये एक तरह का संतुलन था। एक तरफ उम्मीद और रोशनी, तो दूसरी तरफ अंधेरा और इंसानी फितरत की सच्चाई। एकदम सही। ये ट्रांसेंडेंटलिज्म के आशावाद के सामने एक जरूरी रियलिटी चेक था। डार्क रोमांटिक्स ये याद दिला रहे थे कि व्यक्ति की आत्मा में अच्छाई के साथ साथ अंधेरा भी मौजूद है और इन दोनों के बीच का संघर्ष ही इंसान होने का असली मतलब है। तो अगर हम इन सभी धागों को एक साथ पिरोएं, तो इस दौर के अमेरिकी साहित्य की एक तस्वीर बनती है। व्यक्तिवाद, प्रकृति के साथ गहरा रिश्ता, आज़ादी की चाह और अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश। ये एक बहुत अच्छा सारांश है। ये सारे विषय आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन स्रोतों में बताई गई सीमाओं को मानना भी बहुत जरूरी है, जैसा कि आपने पहले भी इशारा किया था। हाँ, ये एक जरूरी पहलू है। क्या थी वो सीमाएं? क्योंकि ये सारे विचार सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी आलोचना ये है कि ये बहुत ज्यादा आदर्शवादी था। ये अक्सर व्यक्तिगत आत्म सुधार पर इतना ज्यादा केंद्रित था कि इसने उस दौर की बड़ी सामाजिक सच्चाइयों को नजरअंदाज कर दिया, जैसे गुलामी की भयानक प्रथा, महिलाओं के अधिकार या दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा भेदभाव। अच्छा, तो जब वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, तो उनका मतलब हर व्यक्ति से नहीं था। दुर्भाग्य से नहीं। इन लेखकों में से ज्यादातर श्वेत, पुरुष और पढ़े लिखे ठीक-ठाक घरों से थे। तो जब वे व्यक्ति की बात करते थे, तो उनके दिमाग में अक्सर उन्हीं की तरह का एक व्यक्ति होता था। उनकी आत्मनिर्भरता की परिभाषा में उस गुलाम व्यक्ति की सच्चाई शामिल नहीं थी जो आज़ाद होने का सपना देख रहा था, या उस महिला की सच्चाई जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी। इन कमियों के बावजूद इस दौर ने अमेरिका को उसका साहित्यिक आत्मविश्वास दिया। इसने अमेरिकी लेखकों को अपनी आवाज, अपने विषय और अपनी जमीन दी। कुल मिलाकर 19वीं सदी का अमेरिकी साहित्य यूरोप से अपनी बौद्धिक आज़ादी का एक ऐलान था। ट्रांसेंडेंटलिज्म जैसे आंदोलनों ने इमर्सन और थोरो जैसे विचारकों की अगुवाई में व्यक्ति, आत्मनिर्भरता और प्रकृति के साथ एक रूहानी रिश्ते का जश्न मनाया। और स्वच्छंदतावाद ने अपने उजले और स्याह दोनों रूपों में इस नए अमेरिकी इंसान की मनोवैज्ञानिक गहराइयों को खंगाला। ये वो समय था जब अमेरिकी लेखक दुनिया से कह रहे थे कि हमारी कहानियाँ, हमारे दर्शन और हमारी चुनौतियाँ हमारी अपनी हैं और वे उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी यूरोप की। इस दौर ने अमेरिकी साहित्य में आने वाली हर चीज़ के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार की। जाते जाते एक विचार छूट जाते हैं। स्रोतों ने हमें दिखाया कि कैसे थोरो के सविनय अवज्ञा के एक छोटे से निबंध ने पूरी दुनिया में बड़े बड़े आंदोलनों को प्रेरित किया। यह एक सवाल खड़ा करता है, आज की इस दुनिया में जहां हम पर हर तरफ से सूचनाओं और सामाजिक दबाव की बौछार हो रही है, कोई इंसान ट्रांसेंडेंटलिस्ट विचारकों की तरह पूरी तरह आत्मनिर्भर होने और आज की जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए जरूरी सामूहिक कार्रवाई और समुदाय की भावना के बीच संतुलन कैसे बना सकता है? कहां पर व्यक्ति की अंतरात्मा खत्म होती है और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी शुरू होती है?